हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने कॉन्सेप्ट को देखा था। लास्ट हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन तक आकर बातें को रोका था, जहां पर हमने आपको कुछ तरीका बताया था कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो, लाइन कैसे पहचाने इंटरसेक्टिंग है, ये सब चीजें मैंने नहीं डिस्कस किया था। लेकिन मैंने ये बताया था कि सॉल्यूशन किस किस तरह से निकलता है ग्राफिकल में। लाइन अगर एक दूसरे को काट रहा है, लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, लाइन अगर पैरेलली गया हुआ है, तो अगर लाइन पैरेलली गया हुआ तो उसमें कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर लाइन एक दूसरे को काटा है तो कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। ये सब चीज हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बहुत ही बारीकी से समझा। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज के क्लास में बच्चा हम लोग लीनियर इक्वेशन के ही कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। इस वाले डब्बे को अच्छे से समझेंगे। मतलब क्या कि हम लोग जो ग्राफिकल सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये जो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग चीजों को समझेंगे, एक एक चीज को आगे लेकर बढ़ेंगे बच्चा। तो चलिए तैयार। हाँ, तो आज के क्लास में ना इस डब्बे को एकदम इलाबोरेट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इसको एकदम डिस्क्राइब करेंगे आज के क्लास में इस डब्बे को, और इस डब्बे का कब्बा बना देंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस डब्बे को इलाबोरेट करने का। गर्दा उड़ाएंगे, एक एक चीज मस्ती से पढ़ेंगे। चलिए, तो इस डब्बे को शुरुआत करते हैं और इस डब्बे को इलाबोरेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को समझना है ना बॉस। हमने उस ग्राफ में देखा था वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, हमने उस ग्राफ में देखा था वो लाइन कोइंसिडेंट कर रहा था, हमने उस ग्राफ में देखा था लाइन पैरेलल हो रहा था। कैसे हो रहा था, कैसे उसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन थे, एक एक इलाबोरेशन करके एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग हर चीजों को समझेंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन के एग्जांपल के लिए कैसे लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है तो क्या क्या उसके टर्म है, कैसे हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान देते हैं। पहले तो हम लोग सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकलता है। जैसे हमारे पास x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो है, दिख रहा है भाई आपको, एकदम दिख रहा है। ये आपके पास एक अलजेब्रिकली सॉल्यूशन है, ठीक है बॉस। हाँ सर। अब अगर मैं इसको लेकर आगे बढ़ूं तो हमें एक डब्बा बनाना पड़ता है, और इस डब्बा को बनाने के पीछे कारण है x और y का वैल्यू निकालना। मतलब क्या कि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इस ग्राफ बनाने के लिए इस डब्बे को हमें पहले बनाना पड़ता है, ठीक है जी। हाँ, क्यों बनाना पड़ रहा, नहीं बनाना पड़ रहा, हर चीज को समझेंगे, लेकिन पहले एक एक को आराम आराम से समझते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। हाँ है। एक एक करके कुछ ना कुछ वैल्यू रैंडम तरीके से अपने मन में लेंगे। जैसे मेरे मन में आ रहा है कि एक बार मैं x का वैल्यू जीरो लूं, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो जीरो माइनस का टू वाई इज इक्वल टू जीरो। जीरो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू टू वाई हो गया। टू यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो y का वैल्यू जीरो बाई टू आ जाएगा। और जीरो बाई टू क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अगर x का वैल्यू जीरो लेते हैं तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा। आप समझे कि नहीं समझे, डब्बा क्या इस्तेमाल कर रहा है मेरे लिए, क्या काम कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसी तरह देखते हैं। एक बार मैं x के वैल्यू को 4 लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने x के वैल्यू को क्या लिया, 4 लिया, ठीक है। अगर x के वैल्यू को 4 लेते हैं, ध्यान देने की बात है, यहां पर देखिए इस इक्वेशन में x के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा। 4 माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
4 ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 4 इज इक्वल टू 2y। हाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, से 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड में, तो 2 2 जा 4। तो x का वैल्यू अगर 4 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। दो हमने सॉल्यूशन निकाला यहां से। ठीक उसी तरह आपके पास एक और इक्वेशन है बॉस। इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 4y माइनस का 20, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सुधारते हैं, पहले इसको इक्वेशन के रूप में लेकर आते हैं। 3x प्लस 4y, ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू व्हाट 20। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बनकर आया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे सॉरी, यहां से एक डब्बा बनाएंगे और इस तरह से कुछ डब्बा रहेगा, x और y का डब्बा रहेगा इस तरह से। ठीक है, देखते जाइएगा कैसे आसानी से चीजों को हम लोग ग्रैब कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब देखिए, आपके पास जब ये डब्बा बनकर आता है तो आपको कुछ दिमाग लगाना है। जैसे आपके पास इक्वेशन क्या, पहले इक्वेशन को समझते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हमारा जो ऐसा, हम कुछ ऐसा वैल्यू ले, x के जगह पर ले, y के जगह पर ले, कुछ ऐसा वैल्यू ले कि मान लेते हैं कि जैसे इनपुट और आउटपुट है, हम लोग x के जगह पर कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना जी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हम अगर x के जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट के रूप में हमारे पास किसका वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा। तो ठीक, जब y का वैल्यू आउटपुट के रूप में आ रहा है तो हमें उस आउटपुट को यह ध्यान में रखना है कि वो रेशनल नंबर में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, नहीं तो परेशानी आपके साथ। कैसे प्लॉट करिएगा नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर तो प्लॉट नहीं कर पाइएगा। ग्राफ है भाई, तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी तो करना है हमें, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम को करना है। जैसे मैं एक बार x का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू वट 20। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू वट 20, y के साथ 4y इज इक्वल टू वट 20, y के साथ 4 मल्टीप्लाई में इधर आ गया क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 5 जा वट 20, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो जैसे ही मैंने x का वैल्यू क्या लिखा, x का वैल्यू मैंने 0 लिखा, तो y का वैल्यू मेरा क्या आ गया 5 आ गया। अब कुछ ना कुछ इस तरह का वैल्यू लेना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुछ ना कुछ अब इस तरह का वैल्यू लेना है कि x का वैल्यू हम जो भी ले, y का वैल्यू मेरा एक प्रॉपर नंबर के फॉर्म में आए, मतलब होल नंबर के फॉर्म में आए। समझे आप मेरी बातों को? तो सोचिए किस तरह का नंबर लिया जाए, सोचते रहिए, अपने दिमाग को आगे बढ़ाते रहिए। क्या हम y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 4 1 जा 4, प्लस का 4 उधर जाके माइनस हो गया, 20 में 4 गया, क्या बचा 16 बचा, तो 16 तो 3 से कटेगा नहीं। और सोचिए 4 2 जा 8 12 कट सकता है, 4 2 जा 8 12। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन को लेकर अगर मैं आगे बढ़ू, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं y का वैल्यू 2 पुट करूं, y का वैल्यू क्या पुट करूं 2 पुट करूं, तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू वट 20। तो 3x 4 2 जा 8 और ये प्लस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 20 में 8 गया, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 20 में जब 8 जाता है तो क्या बचता है 12 बचता है। तो x इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 चौके 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो मैंने जब y के वैल्यू को 2 पुट किया तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4 आ गया। तो आपके पास इक्वेशन इस तरह के थे और सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकले। तो डब्बा बनाने का मेरे पीछे का मेन मकसद ये था कि डब्बे से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और ग्राफ से हम लोग ये पता करते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन के रूप में इसका सॉल्यूशन जो होंगे, कितने सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके मदद से, इस डब्बे की मदद से हम लोग काम करते हैं। समझे कि नहीं समझे इस बातों को? तो आइए ध्यान देते हैं, मैं अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन को। आइए ध्यान देते हैं। अब आपके पास दो डब्बा बनकर तैयार है।
और इस दो डब्बे के मदद से हम लोग अब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ड्रॉ करना सीखिएगा थोड़ा सा बारीकी से, बढ़िया से, ठीक है। आइए, ये देखिए, ठीक है। हम लोग एक चीज जानते हैं इस ग्राफ में हम लोग ये जानते हैं कि ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अगर ये सेंटर है तो सेंटर पर एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। इसमें एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला लाइन सर एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। और ऊपर वाला क्या है, ऊपर से नीचे जो जाता है वो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। हाँ सर। अब हमें इसमें प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग पहले बाद में करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। 0, एक मिनट, 0 तो हो गया, 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। उसके ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए आप, तो इस तरह से आपके पास एक ग्राफ बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, जहां पर हमने नंबर्स को लिखा है। लेकिन अब सबसे मुख्य भूमिका हमारे पास ये आती है कि हमें इसमें नंबर लाइन को प्लॉट करना है। किसको प्लॉट करना है, नंबर लाइन को प्लॉट करना है। तो आइए ध्यान देते हैं कैसे प्लॉटिंग होगी। हम लोग पहले इस वाले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, और लीनियर इक्वेशन है तो लाइन हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, एकदम लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए, x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 0 0 0, खत्म। दूसरा, x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। तो x का वैल्यू कहाँ पर, x कौन सा, ये वाला एक्सिस x का है, तो x का वैल्यू क्या है, 4 है। जिस समय x का वैल्यू यहाँ पर 4 हो रहा है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 4 है, तो मतलब कहीं यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर हम लोग नापते हैं, तो इस पॉइंट पर क्या है, 4 और 2 है। क्यों 4 2 है, 4 पहला वाला पॉइंट जो है x एक्सिस को दिखाता है, दूसरा वाला पॉइंट किसको दिखाता है, y एक्सिस को दिखाता है। और ये हम लोग सब करेंगे, ठीक है, ये हम लोग सब पढ़ेंगे, अभी नहीं, फिलहाल नहीं, अभी इसमें पढ़ रहे हैं आराम आराम से। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो इस दोनों को अगर हम मिलाते हैं इस तरह से तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है ऐसे करके, ठीक है। इस दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो एक लाइन का हमारे पास यहां से फॉर्मेशन हुआ है। गर्दा उड़ जाता है, क्या हो रहा है जी, ठीक है, एक लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में लाइन स्ट्रेट नहीं बना तो इसको माइंड मत करिएगा। तो ये वाला जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये लाइन है x - 2y = 0 का, ठीक है। अब दूसरा, 3x + 4y = 20 का लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस का 5 है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या है, प्लस का 5। तो यहाँ पर 0 और 5 लिखेंगे। पहला वाला किसको, x एक्सिस को, दूसरा वाला y एक्सिस को दिखाता है। अब यहाँ पर आते हैं, x का वैल्यू जब 4 है, दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं। x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर कुछ इस तरह से, x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये भी 4 2, ठीक है। तो अब जब हम एक दूसरे को यहां से कटवाते हैं इस तरह से, यार ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब हमने एक दूसरे को कटवाया तो यहां देखिए, ये लाइन एक दूसरे को काटा। मतलब कहने का सिंपल मतलब है, जो दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन के जो डब्बे से हमने सॉल्यूशन निकाला था और इस दोनों के मदद से जो स्ट्रेट लाइन बना, वो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट किया। वो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या किया है, वो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट किया है। देखिए आप, यहां पर कट किया और यहां पर इस तरह से कट किया। तो ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहां पर कट किया है, ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहां पर कट किया है, वो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन बनाया है। ये यूनिक सॉल्यूशन बनाया है। कहने का मतलब, यहां पर जब वो एक दूसरे को, वो लाइन जहां पर कट किया वहां पर x का वैल्यू क्या है, 4 है, और एक दूसरे को जहां पर वो कट किया वहां पर y का वैल्यू क्या है, 2 है, और यही इस इक्वेशन का वैल्यू है। मतलब जब हम अगर एक इक्वेशन को लिखते हैं, जो इक्वेशन आपके पास x
-2y इज इक्वल टू 0 आपके पास एक इक्वेशन है, और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 आपके पास जो सॉल्यूशन है, इसके सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन होंगे जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 4 और y का वैल्यू क्या होगा 2। मतलब अगर हम यहां से इसका वैल्यू निकालते हैं तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, जो सॉल्यूशन है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 है। तो मतलब कहने का ये हुआ, मेरा सीधा मतलब कहने का ये हुआ बच्चा, मेरा सीधा मतलब कहने का ये हुआ, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब आपके लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं तो इसका ग्राफिकली अप्रोच क्या है, कि जब आपके पास लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, लाइन कैसे होंगे इंटरसेक्टिंग होंगे, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे अलजेब्रिकली, ठीक है, अलजेब्रिकली उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए बातों को, कैसे यूनिक सॉल्यूशन हुआ, क्या क्यों डब्बा बनाए हम लोग, ये भी आप समझे। लेकिन अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर क्या बार बार ग्राफ को खींचकर हम ये पता करेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या सर क्या बार बार हमें ये पता यूनिक सॉल्यूशन को पता करने के लिए हमें ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर की बात हो रही है। तो जब पेयर की बात हो रही है तो आपके पास दो इक्वेशन है, मतलब कहने का सीधा मतलब, तो आपके पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर देखिए सेम वही है, a1 आपके पास 1 है, a2 आपके पास 3 है, b1 आपके पास -2 है, b2 आपके पास 4 है, c1 आपके पास 0 है, यहां पर c2 जो है आपके पास क्या 20 है, ये इधर आएगा तो -0, इधर आएगा तो -20, तो वही हुआ, बात खत्म। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन को देखते ही आप पता कर सकते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या यूनिक है। कैसे पता कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पता करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। कैसे पता करना है, पता करना है आपको उसके रेशियो को निकालकर, मतलब अगर आप उसके कांस्टेंट टर्म के रेशियो को निकालते हैं a1 अपॉन में a2, ठीक है, आप अगर उसके कांस्टेंट टर्म के रेशियो को निकालते हैं तो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 निकालते हैं, उसके बाद c1 अपॉन में c2 निकालते हैं, तीन चीज को निकालते हैं, ठीक है। अगर रेशियो निकालने के क्रम में a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा, तो वो जो लाइन वहां पर ड्रॉ होगा उस दो इक्वेशन के मदद से अलजेब्रिकली जो है वो छोड़िए, पहले ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, कैसा मैं बात करूं, ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, तो ये इस इक्वेशन के मदद से, इस दो इक्वेशन के मदद से अगर आपने रेशियो लेकर कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद आपके पास ये बना कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में ग्राफिकली जो लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। कैसा होगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा, और उसके जो सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगा जहां पर वो कट करता है। याद रखिएगा, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे उसका एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो मेरी बातों को आपने समझा, एकदम गहन रूप से, एकदम डीपली एक एक चीजों को उठाकर लेके चल रहे हैं, तो बाद में नहीं कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है बॉस। अब आइए, तो यहां तक हमने इसको कर लिया। अब अगला आते हैं, अगला देखना भी है भाई, इसको तो हमने कर लिया, ये वाला तो हमने कर लिया कि हाँ, अगर आपके पास इक्वेशन है, आप अगर कंपेयर करते हैं रेशियो को a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकली उसके जो लाइन होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। लेकिन सेकंड नंबर कहता है कि अगर लाइन कोइंसिडेंट होगा तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। भाई क्यों निकलते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन, उसके रीजन क्या है इसके पीछे का, आइए ध्यान देते हैं। जैसा मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेता हूं, आपके पास एक इक्वेशन है 2x, क्या है भाई आपके पास एक इक्वेशन 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y 2x प्लस
3y, ओके मैं लेता हूं 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। और अगला इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ठीक, आप इस लाइन को देखिए थोड़ा, मतलब इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन को देखकर आप ये समझेंगे, इक्वेशन को देखकर आप ये समझेंगे, क्या समझेंगे? शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है इक्वेशन को देख के। अरे घोंचू गधा, पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा, बेवकूफ। आओ ध्यान देते हैं। आप इस इक्वेशन को गौर से देखिए थोड़ा। इस इक्वेशन को गौर से देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं करना है, पहले समझिए। आप ये देखिए 2 है, इसका 2 गुना यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसका 2 गुना यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, इसका 2 गुना यहाँ 18 है। हाँ सर, मतलब कहने का ये हुआ कि 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 अगर आपके पास है, और दूसरा इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 आपके पास है, तो नीचे वाले इक्वेशन में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने इस नीचे से क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 0 हो गया, तो 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दूसरा इक्वेशन भी वही बन गया जो सेम ऊपर वाला था। इसका सीधा मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब हुआ कि ये वाला इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन की मदद से हमने अगर ग्राफ को ड्रॉ भी कर दिया, मतलब समझिएगा मेरी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, और इसके मदद से अगर हमने इक्वेशन को ड्रॉ भी कर दिया और लाइन को, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ भी कर दिया, तो एक लाइन ऐसे बनेगा और दूसरा लाइन ठीक इसके ऊपर बनेगा। क्यों भाई बनेगा? क्योंकि देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों का सॉल्यूशन भी तो सेम होगा मेरे बच्चे। लाइन जब सेम होगा तो उसके ऊपर लाइन होगा, और एक लाइन जब दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन देती है। और यहाँ पर आप एक चीज देखें तो हर पॉइंट पर, यहाँ पर हर पॉइंट पर आप गौर से फरमाइए, तो हर पॉइंट पर एक दूसरे को ये लाइन कट कर रही है, हर पॉइंट पर छोटी 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 बूंदी पर हर पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि जब हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां से निकालना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए ये लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसके लाइन कैसे होते हैं? कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। और इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आकर नहीं रुकती है। बात रुकती कहां पर है कि सर क्या बार बार हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ को? नहीं बॉस, बार बार ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना है, आपको सेम वही रेशियो लेना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का रेशियो लेना है। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 का इक्वल हो, c1 बाई c2 के इक्वल हो, इस केस में अगर सभी रेशियो आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उस केस में जो आपके पास ग्राफिकली सॉल्यूशन निकलते हैं या ग्राफिकली जो लाइन ड्रॉ होता है वो लाइन होते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का कहने का सीधा मतलब हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ। और अलजेब्रिकली उस केस में आपके पास जो लाइन ड्रॉ होता है कोइंसिडेंट लाइन, उसमें कितने सारे सॉल्यूशन होते हैं? तो जब आप देख रहे हैं कि वह लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर a1 बाई 2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन है और यूनिक सॉल्यूशन है। और जब सब रेशियो बराबर होता है तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइन होगा, अलजेब्रिकली इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अब बात यहां से आगे बढ़ती है। बात ऐसे आगे बढ़ती है कि अगर a1 बाई a2 समझिएगा b1 बाई b2 का इक्वल तो हो, लेकिन a1 बाई 2 b1 बाई b2 के इक्वल तो हो। ए भाई काहे ऐसे कर रहे हो? a1 बाई 2 b1 बाई b2 के इक्वल तो हो, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल ना हो। मतलब दो को रेशियो तो बराबर होगा, लेकिन तीसरा जो c1 बाई c2 कांस्टेंट टर्म वाला रेशियो है वो बराबर नहीं होता है। तो ग्राफिकली, कैसे? ग्राफिकली उसके जो सॉल्यूशन या ग्राफ जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, मतलब एक दूसरे को कहीं पर कट ही नहीं करते। पैरेलल मतलब इस तरह से निकलेंगे,
और जब एक दूसरे को कहीं पर कट ही नहीं करेंगे तो अलजेब्रिकली जो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, उसके कोई सॉल्यूशन निकलेंगे क्या? नहीं। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो वो लाइन पैरेलल होगा और अलजेब्रिकली उसके जो सॉल्यूशन होंगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या आपने समझा? तो अब यहां से एक केस बन के आता है, एक केस बनता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और एक केस बनता है इनकंसिस्टेंट। किसको कहते हैं कंसिस्टेंट और किसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का सीधा मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का सीधा मतलब होता है जिसके सॉल्यूशन ना हो। तो जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे और जिसके सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे। तो कहने का सीधा मतलब हुआ बच्चा कि दो ही के तो सॉल्यूशन है। किसके सॉल्यूशन है? इंटरसेक्टिंग लाइन के, इंटरसेक्टिंग लाइन के, मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो उस बाबू के सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट बाबू है वो। और कोइंसिडेंट बाबू के, कोइंसिडेंट बाबू क्या? जब सब रेशियो आपस में क्या हो? बराबर, उसके कंसिस्टेंट होंगे। और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? जिसके सॉल्यूशन ही ना हो। जैसे पैरेलल वाला, तो एक केस में पैरेलल अगर है आपके पास तो उसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, और जब सॉल्यूशन नहीं होंगे तो वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। बात खत्म। आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया और अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 को उठाएंगे और खत्म कर देंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्या सब है जी? एक्सरसाइज 3.1 में यही सब ना है, देखो तो ये है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ के मदद से इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। क्या है? हर चीज को खत्म करेंगे, एक एक चीज आपके सामने लेकर आएंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 को लेकर के। मचा देंगे बच्चा एक एक चीज, एग्जाम में कुछ नहीं बचेगा, जो आएगा वो यहीं से आएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।